बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। ये फरवरी 1918 का वाक़या है। मेरे वालिदैन पैट और लीना मर्फी को इक्तिसादी मुश्किलात का सामना था। उनकी नई नई शादी हुई थी। नौबेहता जोड़े को मकान के हुसूल में सख्त दुश्वारी पेश आ रही थी। आखिर उन्होंने 2 और नौबेहता जोड़ों के ताउन से एक मकान किराए पर ले लिया, जिसमें हर जोड़े के लिए सिर्फ एक कमरा था। कई हफ्तों की तगदौ के बाद संताना कैलिफ के नवाह में एक और ऐसा मकान तलाश करने में कामयाब हो गए, जिसमें 7 कमरे थे और किराया भी बहुत कम था। यह मकान एक सड़क के अख्ताम पर खेतों के बीचों बीच वाक़ था और अक़ब में खुश रंग दरख्तों के झुंड थे। 3 मंजिला मकान सूरज की रोशनी में दूर से चमकता दिखाई देता। तीनों जोड़े खुशी खुशी नए मकान में मुंतकिल हो गए। पहली मंजिल में सामान रखा। क्लैड और कैथराइन नेल्सन ने सामने की रुख वाली ख्वाबगाह पसंद की। डिक और नोरचैप मैन ने दूसरी मंजिल पर एक वसीउ अरीज कमरे को ख्वाबगाह बनाया और मेरे वालिदैन के हिस्से में वसी हॉल के सिरे का कमरा आया। मकान चूंकि बहुत बड़ा था, इसलिए तीसरी मंजिल को बंद रखने का फैसला किया गया, ताकि गर्मी से बचाव भी रहे और सामान भी ज्यादा बिखरने ना पाए। सामान को तरतीब देने और मकान की आराइश में ज्यादा वक्त न लगा, क्योंकि मकान पहले ही से खूब सजा हुआ था। घर की तज़ीनो आराइश, शानदार बागीचा, संगे मरमर के चबूतरे मालिकों के तमोल की शहादत दे रहे थे। नौजवान जोड़े हैरान थे कि मालिकों ने इस कदर शानदार मकान छोड़ना कैसे गवारा कर लिया। अम्मी को पुरानी चीजें जमा करने का जुनून था और उस मकान में पुरानी चीजों का खजाना देखकर उनकी खुशी की तो इंतहा न रही। सामने की ख्वाबगाह में शानदार टाइलों की मखरूती अंगीठी थी। ये कमरा बेजवी था, छत गुंबददार, जिसके वस्त में खूबसूरत जंजीरों के साथ मूर्तियां लटक रही थी। जब खूबसूरत बालकनी ने मकान का हुस्न दोबाला कर दिया तो मंजर और भी हसीन हो गया। उन्हें इस मकान में आए चंद दिन गुजरे थे कि कैथराइन, नूरा और अम्मी सीढ़ियों के दरवाजे पर रंग कर रही थी कि उन्होंने बल खाती हुई आहनी सीढ़ियों पर किसी के दौड़ने की आवाज सुनी। वो तीनों यकलख्त मुड़ी। पूरी सीढ़ियां उनके सामने थी, तहम पैरों की चाप के बावजूद सीढ़ियों पर कोई नजर नहीं आ रहा था। उस रात जब उन्होंने इसका जिक्र मर्दों से किया तो उनके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई और मामला खत्म हो गया। कई रोज बाद रात को जब घर के लोग गहरी नींद सो रहे थे, कैथराइन की खौफनाक चीख ने उन्हें जगा दिया। वो पुकार रही थी, कोई मेरा गला घोंटने की कोशिश कर रहा है, मुझे बचाओ, मैं उठ नहीं सकती। सब उसकी ख्वाबगाह में जा घुसे। वो किसी नादीदा ताकत से उलझी हुई थी और वहशियाना अंदाज में हाथों को हवा में लहरा रही थी, जैसे हवा से ही लड़ रही हो। उसके खामन का चेहरा खौफ से जर्द हो गया था। वो कैथराइन को बिस्तर से उठाने की नाकाम कोशिश कर रहा था कि नादीदा ताकत ने जोर के धक्के से कैथराइन को फर्श पर गिरा दिया। उसके टखने पर मोच आ गई और सर दीवार से जा टकराया। क्लाड और कैथराइन तो उसी दिन मकान को छोड़ देना चाहते थे, मगर उन्हें दूसरों के इसरार पर अपना इरादा बदलना पड़ा। कैथराइन के इलाज के लिए जिस डॉक्टर को बुलाया गया वो उस इलाके का पुराना बाशिंदा था और मकान के मालिकों से अच्छी तरह वाकिफ था। जब उससे उस रात के वाक़े का जिक्र किया गया तो वो बड़बड़ाया, अजीब बात है, ये मकान। फिर एकदम खामोश हो गया और इसरार के बावजूद मजीद कुछ कहने से इनकार कर दिया। चंद दिन बाद फिर सीढ़ियों पर किसी के ऊपर जाने की चाप सुनाई दी, जो सीढ़ियों के सिरे पर चंद लम्हों के लिए रुक गई और जब दोबारा सुनाई दी तो गुसल खाने का दरवाजा जोर से बंद हुआ और पानी खुद ब खुद गिरने लगा। मेरे अब्बा सीढ़ियों की तरफ लपके और गुसल खाने में जा पहुंचे। वहां कोई न था, लेकिन पानी पूरी तेजी से गिर रहा था। अब्बा ने उसे बंद कर दिया और वापस आ गए। थोड़ी देर बाद दोबारा किसी के ऊपर जाने की आवाज सुनाई दी। अब्बा उसके ताक़ुब में दौड़े
सीढ़ियों के ऊपर जाकर आवाज कुछ देर के लिए बंद हो गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता गुस्ल खाने की तरफ बढ़ी। फिर उनको दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनाई दी, लेकिन दरवाजे में कतन कोई जुम्बिश नहीं हुई थी और दोबारा से नहाने के टब में पानी गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। हालांकि पानी बिल्कुल बंद था। शाम को जब घर के लोग खाने की मेज पर जमा हुए तो सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज सुनाई दी। वो सामने हॉल की तरफ दौड़े। साथ वाले कमरे का दरवाजा खुला और कोई बाहर निकल गया। हालांकि क्लॉड ने उस दरवाजे में ताला लगा रखा था। क्लॉड को शक हुआ कि कोई ऊपर है। वो इत्मीनान करने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा कि अचानक भारी कदमों की चाप सुनाई दी। कोई नीचे आ रहा था। वो गैर महसूस तौर पर क्लॉड के पास से गुजर गया और ठंडे सांस की हवा क्लॉड से टकराई। इसके बाद सारी सीढ़ियों पर ऐसी बदबू फैल गई जिससे मतली आने लगी। ये सरांड कई रोज तक फैली रही। वो इन वाकयात के बाद मकान छोड़ देते, लेकिन किराया बहुत कम था और अब तक इस ख्याल से रुके हुए थे कि ये महज वहम है। लेकिन उस रोज उन्होंने फैसला किया कि अगर दोबारा कोई वाकया रूनुमा हुआ तो वो मकान छोड़ देंगे। एक रात जब वो गहरी नींद सो रहे थे, छकड़े की खड़खड़ाहट से जाग उठे। घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी और छकड़े के पहियों की खड़खड़ाहट से मिलकर अजीब इर्तियाश अमेज शोर पैदा कर रही थी। ये शोर आहिस्ता आहिस्ता मकान के अकब में जाकर खत्म हो गया। फिर सरगोशियों की आवाज आने लगी जो बतदरीज बुलंद होती गई, लेकिन कोई लफ्ज समझ में नहीं आया। एक नया शोर पैदा हुआ और भारी शहतीरी छकड़े से उतारे जाने लगे। जो ही सूरज की पहली किरण नमूदार हुई, छकड़ा जैसे चल पड़ा और फिर रफ्ता रफ्ता उसकी खड़खड़ाहट फिजा में तहलील हो गई। इसके बाद हफ्ते में 2 बार ऐसा होने लगा और ये मामूल बन गया। कई हफ्ते बाद अचानक एक नई उफ्ताद पैदा हो गई। मकान के अकब में एक पुरानी और रंग आलूदा पौन चक्की अरसे से मुकफ्फल थी। एक रोज तुलुए सहर से पहले पवन चक्की की चोटी पर शोर पैदा हुआ। फिर किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी। देखने वाले को कुछ नजर न आया, लेकिन कोई चीज थी जो पवन चक्की के पत्थरों से रगड़ खाती हुई गुड़ाक की आवाज से नीचे गिर गई। अब्बा ने जब इस वाकये का जिक्र शहर में किया तो उन्होंने बताया कि कई साल पहले एक मजदूर पवन चक्की से गिरकर मर गया था। उस वक्त तेज छक्कड़ा चल रहा था। वक्त गुजरता गया, वो मकान में होने वाले शोर और शगब के आदी हो गए। एक सुबह उन्हें एक नए हादसे से 2-4 होना पड़ा। डिक तहखाने से मेवे का मर्तबान लेने गया। उसने एक छोटे बक्स पर खड़े होकर ऊंचे ताक से मर्तबान लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक जमीन हरकत करती महसूस हुई। उसने उसे मामूली जलजला करार दिया और मुस्ताद हो गया, मगर जलजले में शिद्दत पैदा होती गई और एक धचके से सर के बल गिर पड़ा। झटका रुका तो तारीक कमरे के कोने से गहरी आह सुनाई दी, जैसे कोई दियो सांस ले रहा। डक मर्तबान उठाकर वापस हुआ। वो दरवाजे के करीब पहुंचा ही था कि आह और शोर दोबारा सुनाई दिया, जो गुस्से और इस्तराब से बुलंद होता जा रहा था। दरवाजा बंद होने के साथ ही शोर भी रुक गया। मेरे अब्बा और क्लॉड ने उसे डिक के आसाबी खराबी का करिश्मा करार दिया। वो दोनों तहखाने में उतर गए और शोर दोबारा बुलंद होने लगा। अब डक की जबान पर यकीन करते ही बनी। सीढ़ियां चढ़ते हुए शोर उनका ताक्कुब करता रहा और उस वक्त थमा जब बावर्ची खाने का दरवाजा बंद हो गया। अम्मी ने मजाकन कहा, तहखाने में एक अजीबुल खलकत मखलूक है जिसका आधा धड़ इंसान का और आधा बैल का है। मगर इस पर कोई ना हंसा, बल्कि सब संजीदा हो गए। क्लॉड ने बाजार से मजबूत चटखनी लाकर तहखाने का दरवाजा बिल्कुल ही बंद कर दिया। एक दिन बाद दोपहर अम्मी कैथराइन और नूरा तीसरी मंजिल को जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ी। उनके सामने कुछ फासले पर आग का अलाव रोशन था। तीसरी मंजिल की बरसाती एक खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। वो दरवाजे खुले छोड़कर ऊपर छत पर चली गई। चंद लम्हे बाद अलाव सर्द पड़ गया और दरवाजे झटके के साथ बंद हो गए, जैसे वो अपनी कोशिश के बावजूद खोल न सकी। कई घंटे बाद जब रात के साए गहरे होने लगे और उनके खावंद घर लौटे तो उन्होंने अपनी बीवियों को बाहर निकाला।
دیکھ بھال سے معلوم ہوا کہ دروازہ کسی نے بند کیا، چٹکنی لگی تھی اور اسے مزید احتیاط کے لیے دبا دیا گیا تھا۔ کچھ روز بعد امی کے دادا دادی مسٹر اور بیگم کراس ملنے کے لیے آئے۔ دادی اماں ٹھگنے قد کی خاتون تھی، لیکن بلا کا مضبوط ارادہ رکھتی تھی۔ ان کا تعلق ایسے خاندان سے تھا جس کے تمام افراد روحانیت کے عامل تھے، مگر دادا ابا ایسی چیزوں کو روحانی قرار دیتے تھے۔ خشک سالی میں لوگ دادی اماں کی خدمت میں حاضر ہوتے، ان سے مدد چاہتے۔ وہ کسی تالاب کے کنارے خاموش جا بیٹھتی اور اپنی توجہ آسمان پر مرتکز کر دیتی۔ تھوڑی ہی دیر میں بارش ہونے لگتی۔ وہ اپنی قوت ارادی سے بے جان چیزوں کو کمرے میں گھومنے، لڑکنے اور ناچنے پر مجبور کر دیتی۔ ایک دن دادا عین اس وقت گھر پہنچے جب دادی اماں ایک کرسی کو کمرے میں گھما رہی تھی اور خود اپنے 250 پاؤنڈ وزن کے ساتھ اطمینان سے اس پر براجمان تھی۔ دادا ابا نے شور مچانا اور لڑنا شروع کر دیا، اور اس وقت تک خاموش نہ ہوئے جب تک دادی اماں نے ان حرکتوں کو ترک کر دینے کا وعدہ نہ کر لیا۔ لیکن اس گھر کے عجیب و غریب ماحول میں ان کا وعدہ ٹوٹ گیا۔ ایک دن جب سارے لوگ بڑے کمرے کی خوبصورت آتش دان کے گرد جمع تھے، دادی اماں نے کہا، اس کمرے میں ہمارے علاوہ کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں۔ آتش دان کے اوپر سنہرے بالوں والی ایک خاتون کی تصویر لٹک رہی تھی۔ اس کے خد و خال دلکش اور رنگ حسین تھا۔ بال خوبصورت انداز میں شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس خاتون کی موت طبعی نہیں تھی، اسے آہستہ آہستہ زہر دے کر مارا گیا، مگر لوگوں نے اسے طبعی موت جانا۔ دادا ابا ایک دم چونکے۔ ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ دادی اماں کو وعدہ یاد دلانا چاہ رہے تھے۔ دادی یہ دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ دوسری صبح امی نے دادی سے کہا کہ وہ مزید کچھ بتائیں۔ دادا شہر گئے ہوئے تھے، نورا اور کیتھرائن بھی گھر پر نہ تھی۔ دادی نے وعدہ کر لیا اور بتایا کہ انہیں کچھ دیر کے لیے اس کمرے میں تنہا رہنا پڑے گا، تب وہ کچھ بتانے کے قابل ہو سکیں گی۔ وہ اندر چلی گئیں اور امی ہال کے باہر بیٹھ گئیں۔ ابتدا میں کچھ دیر کے لیے مکمل سکوت رہا اور پھر ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے گندم کے پتے ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ یہ شور بتدریج اونچا اور کئی آوازوں میں بدلتا چلا گیا۔ امی نے گھبرا کر ہال کا دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں خوفناک شور بدستور جاری تھا۔ ہوا اتنی سرد اور تیز تھی کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ دادی سکتے کے عالم میں ایک کرسی پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ امی گھبرا کر آگے بڑھیں اور ان کی ہتھیلیاں رگڑنے لگیں کہ اچانک ابا اور دادا کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئے اور انہیں اوپر خوابگاہ میں لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دادی کو ہوش آیا تو امی ان کے پہلو میں بیٹھی تھی اور دادا وہاں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے امی سے کہا، تمہیں کمرے میں داخل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ یہ بتانے پر رضامند ہو گئے تھے کہ انہیں کیا چاہیے، وہ کس شرط پر مکان چھوڑیں گے۔ اچانک تم کمرے میں داخل ہو گئیں۔ اس مکان میں ایک زبردست المیہ وقوع پذیر ہوا ہے۔ سنہری بالوں والی عورت کو مارا گیا ہے۔ اس گھر میں کوئی غیر انسانی اور بے رحم مخلوق ہے۔ میں ان چیزوں سے نہیں ڈرا کرتی، مگر آج میں بھی خوفزدہ ہو گئی۔ امی نے محسوس کیا کہ دادی اماں کا چہرہ غیر معمولی طور پر زرد ہے اور ان کی زبان بات کرتے کرتے لڑکھڑانے لگی۔ دادی اس سے پہلے کبھی اتنی خوفزدہ نہیں ہوئی تھی۔ دوسری صبح دادی نے جانے کی تیاری شروع کر دی کیونکہ رات بھر کوئی انہیں تنگ کرتا رہا اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی سو نہیں سکی۔ وہ ہال کمرے کی تصویر کو آخری نظر دیکھ لینے کے لیے اندر داخل ہوئی۔ امی اس وقت باورچی خانے میں تھیں کہ اچانک دادی اماں کی چیخ سنائی دی۔ گھر پر صرف امی اور دادا ابا موجود تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے کمرے میں داخل ہے، مگر میں نے اس سے پہلے ایسی مخلوق کبھی نہیں دیکھی۔ اس کی نارنجی رنگ کے بال سخت کھردرے اور کھڑے ہیں اور ہاتھ اندر کی طرف مڑے ہوئے ہیں۔ یہ مخلوق خاتون کے گرد چکر کاٹتے ہوئے آئی اور میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی اور پھر کہنے لگی، میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ میری گردن دیکھو، جہاں اس نے اپنے ناخن میرے گوشت میں گاڑ دیے۔ یہ زخم بہت گہرا ہے۔ وعدہ کرو کہ تم اس مکان کو چھوڑ دو گی، کیونکہ یہ مکان بہت جلد نظر آتش ہو جائے گا اور بنیادوں کے سوا اور کوئی چیز نہیں بچے گی۔ دادی اماں کی گردن کا زخم زندگی بھر باقی رہا اور مخلوق سے مقابلے کے بعد ان کی آواز اس قدر بیٹھ گئی کہ وہ سرگوشی میں ہی باتیں کرتی تھی۔
उस पुरस्रार मकान की ये दास्तान एक रात इंतहा तक पहुंचकर खत्म हो गई। कैथराइन और क्लॉड अपने कमरे में थे। कैथराइन ने हस्बे मामूल अपने बाल साफ किए और बिस्तर पर लेट गई। चंद लम्हे बाद एक चौंका देने वाली चीख के साथ उसने अपने बिस्तर को नोचना शुरू कर दिया। डक और अब्बा उनके कमरे की तरफ दौड़े। क्लॉड अपने जूतों से बुरी तरह बिस्तर पीट रहा था। अब्बा ने कैथराइन के पांव पर पड़े हुए बिस्तर के कंबल को पलट दिया। एक बहुत बड़ी चिमगादड़ कैथराइन के पांव से चिमटी हुई थी। अब्बा उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगे मगर नाकाम रहे। आखिर डक के जूते की एक जबरदस्त ठोकर के साथ चमगादड़ फर्श पर आ गिरी। फर्श पर गिरते ही वो उड़ी और कमरे के एक शीशे को तोड़ती हुई बाहर तारीकी में गुम हो गई। अगली सुबह उन्होंने ये मकान छोड़ दिया। वो सब अलग अलग हो गए। मकान उसी तरह आरास्ता था। अब्बा ने सिर्फ गुलाब के चंद गमले और एक किताब वहां से उठाई। और आज यही तो चीजें इस मकान की यादगार हैं, क्योंकि उसके छोड़ने के दिन के बाद से मकान को अचानक आग लग गई और बुनियादों के सिवा सब कुछ जलकर खाकस्तर हो गया। दादी अम्मा की मौत के बाद कई साल तक कोई वाकया पेश न आया। करीब करीब सब ये वाकया भूल गए और हम उस पुरस्रार मकान से मुतालिक कुछ भी नहीं जानते थे। एक दिन जब चचा अचानक सीढ़ियों से लुढ़क गए, उनका चेहरा सफेद हो गया था और वो कांप रहे थे। स्टोर में कोई चीज है। उसके बाद नारंगी खड़े हैं। उसने मुझे दरवाजे से झांक कर देखा और फिर दरवाजा बंद कर दिया। उस पर यकीन करो न करो, मैं अपनी आंखों से खुद देख चुका हूं। वो बड़बड़ा रहे थे। उनके हवास बाख्ता हुए तो हम लोग सब उनका मजाक उड़ाने लगे, मगर वो निहायत संजीदा थे। उन्होंने हमें उस मकान की कहानी सुनाई और दादी अम्मा की मौत का वाकया भी। उसके बाद वो अक्सर घर में किसी पुरस्रार शय की मौजूदगी की शिकायत करते, मगर हम हंसी मजाक में डाल देते। आखिर एक दिन चचा जिम अपनी चारपाई पर मुर्दा पाए गए। 1947 में मेरे वालिदैन सान बर्नार्डिनो के इस मकान में उठ आए जहां चचा जिम की मौत वाक़ हुई थी। ये मकान दादी अम्मा ने बनवाया था। मेरा बेटा माइक उनके साथ था। अम्मी ने अपने लिए 2 मंजिलों के 3 कमरों में से दरमियाना कमरा मुंतखब किया और अब्बा ने उसके साथ का कमरा ले लिया। माइक अम्मी के साथ था। यहाँ उनकी पहली रात थी। अम्मी 3 बजे तक निहायत पुरसुकून नींद सोती रहीं कि किसी ने कदमों की चाप सुनाई थी और उन्हें जगा भी दिया। कमरे में कोई चल रहा था। सामने एक साया दिखाई दिया। उन्होंने आवाज दी। ख्याल था कि अब्बा अपनी कम ख्वाबी की शिकायत की वजह से सो नहीं सके होंगे। साया तेजी से बिस्तर की तरफ पलटा और करीब पहुंचकर उन्हें घूरने लगा। मां का कहना है कि चेहरा कतन गैर इंसानी था। उसने अपना हैबतनाक हाथ माइक की तरफ बढ़ाया जो अभी तक सो रहा था। अम्मी ने खौफजदा होकर बिस्तर से निकलने की कोशिश की, मगर उसने उन्हें वापस धकेल दिया। अम्मी ने उसके चेहरे पर एक भरपूर निगाह दौड़ाई। गहरे जर्द और खौफनाक दांत आगे को निकले हुए थे और आंखें गूमड़ों में छुपी हुई थी। माइक को ताड़ते हुए उसने दोबारा बिस्तर तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन अम्मी उसके रास्ते में हायल हो गई। अम्मी को एक तरफ धकेलते हुए वो माइक की तरफ लपका जो अब जाग चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो माइक तक पहुंचे अम्मी झपटी और उसको बालों को नोच लिया। खिड़की से छन कर आने वाली चांदनी में उन्होंने देखा कि उसके हाथ अंदर को मुड़े हुए हैं। वो माइक तक पहुंच रहे थे। माइक उठकर बिस्तर पर बैठ गया और चीखने लगा। अम्मी ने एक हाथ से उस पुरस्रार मखलूक के मकरूह चेहरे पर धड़ाधड़ मुक्कों की बारिश कर दी और बालों से खींचते हुए बिस्तर से दूर ले गई और वो अब्बा को आवाजें देने लगी। अचानक अम्मी के सर पर एक जबरदस्त चोट पड़ी और वो लड़खड़ा गईं और पुरस्रार मखलूक दोबारा बिस्तर की तरफ पलटी। अम्मी ने छलांग लगाई और उसके सामने आ गई। माइक तक पहुंचने के जुनून में उसने बिस्तर को अपनी तरफ खींचा, लेकिन उसके बाद फिर अम्मी के हाथ में आ गए। उन्होंने बालों को नोचते हुए उसके पेट पर एक जबरदस्त जर्ब लगाई और वो डगमगा गया। माइक बेतहाशा चिल्ला रहा था, दादा दादी जल्दी करो। अब्बा ने अपने कमरे की बत्ती जलाई और तेजी से दौड़े। चंद लम्हे उन्हें कुछ सुझाई न दिया। वो उसे बिस्तर से हटाने की कोशिश कर रहे थे और पुरस्रार मखलूक बरसाती के खुले दरवाजे की तरफ बढ़ी। अब्बा की मौजूदगी से अम्मी का हौसला बुलंद हो गया। वो उसके पीछे दौड़ी। वो मखलूक अचानक पलटी और इंतहाई गुस्से में उसने माइक की तरफ इशारा किया। अम्मी ने घबराकर पीछे देखा। माइक बखैरियत था,
जब उन्होंने दोबारा बरसाती की तरफ देखा तो वो दूर निकल गया था। चांदनी में अम्मी ने देखा कि उसने एक अजीब लिबास पहना हुआ था जो हल्के रंग के तंग से चोगे पर मुश्तमिल, घुटनों और कोहनियों तक लंबा था। नंगे बाजों पर लंबे लंबे बाल थे। सर के नारंगी बाल सुइयों की तरह खड़े थे और नाक के बाल नथनों से बाहर निकले हुए थे। अब्बा ने अम्मी के इशारे पर बरसाती की तरफ देखा। सेहन में 20 फीट की बुलंदी पर उस कमरे में सिवाय सोने के कमरे के कोई दूसरा रास्ता न था, लेकिन उन्हें कोई चीज दिखाई न दी। ताहम एक मुताफिन गोश्त की बू सारे कमरे में फैल चुकी थी। इस हादसे के बाद अब्बा के सिवा किसी को भी इस कमरे में सोने की जुर्रत न हुई। वो इस पुरस्रार मखलूक की वापसी के मुंतजिर थे, लेकिन वो कभी ना आए। 1956 में हमने ये मकान बेच दिया, लेकिन आज तक मैं उस वाक़े पर हैरान हूँ और सोचता हूँ कि क्या अनजानी क़ुव्वतें एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं? क्या उनकी दुश्मनी नस्ल दर नस्ल चलती है? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।